हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम स्नेहा शालवी। हम लोग यहाँ पे पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेके फंडामेंटल राइट प्रियम्बल से लेके हमने पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सब कुछ हमने पढ़ लिया है। आज हम आपको एक बेसिक डिटेल देंगे कि हाँ पार्ट्स और शेड्यूल में जो डिवाइडेड है उसको आप कैसे याद रख सकते हैं और वो कैसे आपको पढ़ना चाहिए, ताकि क्वेश्चन में जब अगर पॉलिटी में जैसे अब क्वेश्चन टफ किए जा रहे हैं तो उसमें सेंटेंस में अगर डाल दे कि पार्ट 5 में ये है, पार्ट 10 में ये है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। उसके लिए आपको एक बार पार्ट्स, शेड्यूल, इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा एक और कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की वीडियोज आएगी, जो कि फिर इसके बाद हमारा पॉलिटी का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग पार्ट्स के बारे में और शेड्यूल के बारे में शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग शेड्यूल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या सब है, तो यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में है। ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में है, जो कि अभी हमारे यहाँ 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। आर्टिकल 1 to 4 में मोस्टली इसके बारे में बात होती है। पहला में क्या है, स्टेट और यूटी के बारे में है। ठीक है, दूसरा में क्या है, तो जो भी इमोल्यूमेंट, अलाउंस, प्रिविलेजेस, ये सब जो दिया जाता है, ये किनको दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, उससे रिलेटेड है। सेकंड शेड्यूल में किसको किसको दिया जाता है ये ध्यान रखना आपको। प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये दो तो हो गए। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और कंट्रोलर जनरल। ध्यान रखिएगा CAG है लेकिन बाकी AG वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज कर सकता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि पेयर बना बना के याद कीजिए। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक पेयर में हम लोग याद कर सकते हैं। फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है और डेप्यूटी प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो लोकसभा राज्यसभा का भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली का भी। ठीक है, ये चारों एक साथ हम लोग याद कर सकते हैं। उसके जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट याद कर लिया। एक्स्ट्रा में आपको ध्यान रखना है CAG भी दिया हुआ है सेकंड शेड्यूल में। इसका क्या, एमोल्यूमेंट्स या फिर कितना जो अलाउंस, ये सब मिलता है। फिर थर्ड शेड्यूल का हम लोग बात करें तो ओथ के बारे में बात होता है। ठीक है, ओथ या अफर्मेशन के बारे में बात होता है। तो ओथ या अफर्मेशन किसका किसका, मिनिस्टर्स का, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और CAG। ध्यान रखिएगा CAG के बारे में कि ये शेड्यूल्स में ज़्यादा एक्सक्लूसिवली दिए हुए हैं। यहाँ पे भी अगर हम ध्यान रखें कैसे, तो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी ओथ लेंगे, और जो जीत गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बन गए वो भी ओथ लेंगे। उसके अलावा मिनिस्टर्स तो खैर लेंगे ही ओथ, और साथ में CAG और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज लेंगे। फोर्थ शेड्यूल का अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स का बात करता है राज्यसभा में। फोर्थ शेड्यूल में क्या बात करता है, नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बात करता है, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के बारे में। सेकेंड शेड्यूल में अलाउंस के बारे में बात होता है। थर्ड शेड्यूल में क्या बात होता है, हमारा ओथ के बारे में बात होता है। और फोर्थ शेड्यूल में क्या बात होता है कि सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिर फिफ्थ शेड्यूल में बात होता है, हम लोग लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़े थे फिफ्थ शेड्यूल एरिया के बारे में। क्या होता है, मिस्टर जॉग हैड अ मैच इन फिफ्थ शेड्यूल एरिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगर मिस्टर से याद करें तो M से महाराष्ट्र, R से राजस्थान, J से झारखंड, O से उड़ीसा, G से गुजरात। फिर M से मध्य प्रदेश, A से आंध्र प्रदेश, T से तेलंगाना, C से छत्तीसगढ़, H से हिमाचल प्रदेश। तो ये हम लोग पढ़े थे फिफ्थ शेड्यूल एरिया के बारे में, जो कि आर्टिकल 244 क्लॉज 1 में है। सिक्स शेड्यूल एरिया के बारे में पढ़े थे ATM विदाउट मनी, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं है। ये 244 क्लॉज 2 और 275 क्लॉज 1 में है। सेवन शेड्यूल तो हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और इसमें क्या दिया हुआ है कि किस लिस्ट में क्या क्या डिटेल्स है, कि जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर कौन लॉ बनाएगा। यूनियन लिस्ट है तो यूनियन लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट है तो स्टेट लॉ बनाएगा, और सेंट्रल और कंकरेंट लिस्ट है तो दोनों लॉ बनाएंगे, लेकिन यूनियन का लॉ जो है वो ऊपर देखा जाएगा। ठीक है, मतलब यूनियन का लॉ जो है वो उसके पास सुपरसीडिंग पावर होगा।
ठीक है। कॉन्करेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एडुकेशन, मैरिज, ये सब है। और यूनियन में तो सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस वगैरह जो हो जाता है ना, सब इसमें आ जाता है। और स्टेट में हेल्थ हो गया, पुलिस हो गया, ये सब स्टेट का सब्जेक्ट है। आर्टिकल 246 ध्यान रखना इससे रिलेटेड। फिर 8 शेड्यूल के बारे में बात करें तो इसमें रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज के बारे में बात होती है। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे बहुत सारे अमेंडमेंट से भी इसमें लैंग्वेजेस ऐड की गई, तो इसमें लैंग्वेजेस के बारे में बात होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर 9 शेड्यूल के बारे में बात करें तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था, और इसमें ये बोला गया था कि इसमें जो भी 9 शेड्यूल में अगर कुछ डाल देते हैं, कोई भी एक्ट या रेगुलेशन, तो वो जो है जुडिशियल रिव्यू से फ्री हो जाएगा। हालांकि फिर बाद में इसको केशवानंद भारती केस में बोल दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, तो कोई भी चीज़ को ऐसे आप जुडिशियली रिव्यू से बचा नहीं सकते हो। फिर 10 शेड्यूल में हम लोग जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, ये कब आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था। फिर 11 शेड्यूल हम लोग जानते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, जिसमें पंचायत के बारे में 29 सब्जेक्ट दिया हुआ है। और 12 में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में है, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ठीक है, और इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में है। तो इस तरीके से हमारा शेड्यूल ख़त्म होता है। तो अब अगर हम लोग शेड्यूल को एक बार फिर से रिवाइज करना चाहें तो ध्यान देते हैं हम लोग कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या था, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के बारे में था। सेकेंड शेड्यूल में क्या था कि कितना अलाउंस मिलेगा उसके बारे में था। थर्ड शेड्यूल में क्या था, ओथ के बारे में था, दिखाते जाती हूँ मैं आपको। थर्ड शेड्यूल में क्या था, ओथ के बारे में था। फोर्थ शेड्यूल में क्या था, तो फोर्थ शेड्यूल में क्या था, तो राज्यसभा में किसके पास कितने सीट रहेंगे उससे रिलेटेड था। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं, शेड्यूल एरियाज से रिलेटेड। सेवेंथ शेड्यूल में था लैंग्वेजेस से रिलेटेड, सॉरी 7th शेड्यूल में लिस्ट से रिलेटेड था। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज से रिलेटेड था। और 9th शेड्यूल हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, और इसमें क्या था कि जो भी लॉ और रेगुलेशन इसमें डाल दिया जाता है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता उसका। फिर 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th शेड्यूल में पंचायत से रिलेटेड 29 सब्जेक्ट, और 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड 18 सब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स के बारे में, किस पार्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे यूनियन टेरिटरीज और यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। पार्ट 1 था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में, आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। आप जानते भी होंगे आर्टिकल 1 में कहता है कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में है। थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट 12 to 35 आर्टिकल। पार्ट 4 DPSP 36 to 51। इन सबको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है, जो कि आर्टिकल 51 क्लॉज A में है। पार्ट 5 में हम लोग देखे थे सेंटर के बारे में 52 से 151। पार्ट 6 में स्टेट के बारे में 152 to 237, जिसमें हम लोग देखे थे पहले गवर्नर आता है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आता है। पार्ट 7 जो है अब नहीं है, पार्ट 6 के बाद सीधे पार्ट 8 आ जाता है। ध्यान रखना है पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 में सिटीजनशिप 1 to 4, 5 to 11। ठीक है, पार्ट 3, 4 और 4A इतना तो पक्का ही याद होगा। 3 में फंडामेंटल राइट, 4 में DPSP, 4A में फंडामेंटल ड्यूटी 51A। फिर पार्ट 5 में सेंटर और पार्ट 6 में स्टेट, ये भी ध्यान होगा। 5 में था 52 to 151 और 152 to 237। 6 तक तो याद हो गया होगा आई गेस। फिर 7th जो है ही नहीं, 7th नहीं है। उसके बाद 8th में अगर हम लोग देखें तो यूनियन टेरिटरी, पहले सेंटर आएगा, स्टेट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यूटी आएगा। तो यूटी के बारे में 239 से 242 तक। फिर 9 में पंचायत, पार्ट 9 में पंचायत तो हम बताए थे कि ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो इसमें 243 से 243O तक आया। 9A में म्यूनिसिपैलिटीज ऐड किया गया था 243 से P से ZG तक। 9B में कोऑपरेटिव्स ऐड किया गया था 243 ZH से 243 ZT तक। ठीक है, 10 में फिर हम लोग देखे थे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज ऐड किया गया था 244 और 244A। हम लोग देखे थे ना, ये 244 क्लॉज 1 में जो था वो किसके बारे में था, 5th शेड्यूल एरिया के बारे में था। और क्लॉज B में जो था वो 6th शेड्यूल एरिया के बारे में था, क्लॉज 2 में सॉरी।
11 में यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन 245 से 263। पार्ट 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी ये सब के बारे में था 264 से 300A। पार्ट 13 में ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी 301 से 307। पार्ट 14 में सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट लिस्ट 308 323। 14A में ट्रिब्यूनल जो कि बाद में ऐड हुआ था 323A to 323B। 15 में इलेक्शन 324 से 329A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 15। तो हम लोग अभी तक कितना पढ़ लिए हैं? पार्ट 1 में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, 2 में सिटीजनशिप, 3 में फंडामेंटल राइट, 4 में डीपीएसपी, 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 में यूनियन, 6 में स्टेट, 7 में कुछ नहीं है, 8 में यूनियन टेरिटरीज, 9 में फिर क्या हो जाता है आपका पंचायत, 9A होता है, 9 के बाद सीधे 10 नहीं आता, 9A आता है, उसमें म्यूनिसिपैलिटीज रहता है और 9B में भी कोऑपरेटिव्स रहता है। फिर 10 के बारे में बात करें तो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के बारे में हो जाता है। 11 भी इंपॉर्टेंट है, यूनियन और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होता है उससे रिलेटेड होता है। 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी इन सब से रिलेटेड होता है और 13 में ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड होता है। मतलब पहले पैसा के बारे में बात हो जाएगा, पैसा रहेगा तब ना आप ट्रेड कीजिएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से ही याद करते हैं कि रिलेशन बिटवीन लॉ, यूनियन एंड स्टेट, ये तो हम लोग पहले याद कर लेंगे कि 11 तक है, लेकिन 12 और 13 में कन्फ्यूजन होता है। तो पहले पैसा है तब ट्रेड आएगा, तो पैसा फाइनेंस हो गया, 11 में फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट ये सब, और 13 में ट्रेड कॉमर्स हो जाएगा। 14 में कौन कौन से सर्विस यूनियन लिस्ट और स्टेट के बीच में है, 14A में ट्रिब्यूनल, 15 में इलेक्शन, ये ध्यान रखिएगा 15 में इलेक्शन है। फिर 16 में है कुछ सर्टेन क्लासेस से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन हो जाता है, 332 में है, 342 में है। फिर पार्ट 17 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में आ जाता है, 343 to 351। पार्ट 18 में इमरजेंसी है, 352 to 60। पार्ट 19 में मिसलेनियस है, 361 to 367। 20 में अमेंडमेंट्स है, 368 में है। ये तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में, पार्ट 20 में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए ऐसे तो आपको सारे पार्ट की जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि आप एज एन एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज आपको ये सब पता होना चाहिए। हालांकि कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो कि आप तो मिस कर ही नहीं सकते हैं, उसमें से एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 368 में आता है और ये पार्ट 20 में है। फिर पार्ट 21 में कुछ स्पेशल प्रोविजन हो जाता है ट्रांजिशनल से। 22 में वही शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ये सब, और उसके बाद इस तरीके से ये पूरा पार्ट खत्म होता है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट, इधर अगर हम लोग पार्ट देखें तो एक पार्ट 20 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। पार्ट 18 जिसमें इमरजेंसी की बात होती है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पार्ट 15 में इलेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14A में ट्रिब्यूनल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनियन और स्टेट का रिलेशन 11 में, ये इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है 5th 6th शेड्यूल को लेके। इसके अलावा ये तो खैर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, 1 to 9 भी तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, यू कांट मिस इट। सो दिस वाज अबाउट ऑल द शेड्यूल्स एंड पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की तरफ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी है, और हम लोग इसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को काफ़ी डिटेल में देखेंगे और फिर हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करें तो इम्पॉर्टेंट में अटॉर्नी जनरल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में है, ठीक है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल है जो कि हाईएस्ट लॉ अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाता है, वो है आर्टिकल 76 में। फिर सीएजी के बारे में हम लोग अभी इस शेड्यूल जब पढ़ रहे थे देख रहे थे, ओथ हो या अलाउंस हो, सब में सीएजी डाला हुआ है। तो सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। यह आता है आर्टिकल 148 में। जैसे ये सब ऐसे टॉपिक है ना जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया है, इवन यूपीएससी में भी पूछा गया है। बीपीएससी में तो डायरेक्ट फुल क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट यूपीएससी में पूछा गया है। फिर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गया, फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गया, फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है? स्टेट का है 243I, और अगर यही सिर्फ फाइनेंस कमीशन रहता तो वो किस आर्टिकल में? 280 में है। स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में? 243 के। पर यही अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहता तो 324 हो जाता।
ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ZD और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी ZE, ये हम आप लोगों को जब हम अर्बन लोकल बॉडीज पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे। फिर इंटर स्टेट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है 263 में। फाइनेंस कमीशन के बारे में अभी बताएं, आर्टिकल 280 में है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 279A में है। काउंसिल है ये पहले नहीं थी, बाद में बनाई गई थी जब हम लोग GST लाए थे, ठीक है। फिर UPSC पब्लिक इसमें 315 से 323 हो गया। फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 315 टू 323 हो गया। फिर इलेक्शन कमीशन 324 अभी बताए थे। NCSC 338 हो गया। फिर NCST 338A हो गया। पहले SC ST एक ही में था, फिर बाद में उसको अलग किया गया, SC अलग हो गया, फिर A अलग से बनाया गया ST के लिए और फिर OBC के लिए भी। हम लोग ऐसे कैटेगरी ऐसे ध्यान रखते हैं ना, SC ST OBC, तो ऐसे ही SC पहले 338, फिर 338A में ST और फिर 338B में OBC। फिर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन 339, बैकवर्ड क्लास कमीशन 340, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 344, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज 350। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए और उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मैं आपको अभी बताऊंगी, इसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। UPSC और SPSC के बारे में अगर देखें, SPSC जिसको हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कह रहे हैं, तो SPSC हर स्टेट में अलग है। बिहार में है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी में है तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, वेस्ट बंगाल में है तो WBPSC। तो इस तरीके से हर स्टेट का अपना अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है, JSPSC जिसको कहते हैं। तो उसके भी मोस्टली प्रोविजन सेम ही होते हैं। उसमें बस डिफरेंस ये होता है कि 2 से ज़्यादा स्टेट का वो एक ही देखता है। उसमें भी जैसे कि इसमें 665 एज है, या तो 6 साल पहले हो जाए या 65 हो जाए। इसमें 662 है, या तो 6 साल पहले हो जाए या तो 62 पहले हो जाए तो रिटायर हो जाएंगे। वैसे ही जॉइंट सब JSPSC में भी यही है कि 662 है, या तो 6 पहले हो जाए या तो 62 पहले हो जाए तो वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग आर्टिकल देखें तो ठीक है, 315 से 323 पार्ट 14। उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, इसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, पर इसका रिमूवल सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऐसा कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, बस ये है कि 10 साल कम से कम गवर्नमेंट में वर्क करना चाहिए। इसमें भी सेम है, स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं, बस गवर्नमेंट में वर्क करना चाहिए 10 साल। मेंबर ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, 9 से 11 मेंबर रहता है। यहाँ पे भी स्पेसिफिक नहीं है, डिस्क्रिशन है गवर्नर का। टेन्योर देखिए, टेन्योर अभी बताया था ना 6 या 65। चेयरमैन जो है ना वो फिर से कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन मेंबर जो है किसी दूसरी चीज़ में अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, बट इसी के चेयरमैन बन सकते हैं। और एनी अदर अपॉइंटमेंट बट एलिजिबल फॉर चेयरमैन ऑफ UPSC और SPSC, ठीक है। मेंबर है तो वो चेयरमैन बन सकते हैं, बट बाकी किसी दूसरे सर्विस में जाके वो नहीं काम कर सकते हैं। इसका अगर देखें तो 662 है। चेयरमैन रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, बट UPSC के चेयरमैन बनने के लिए ये भी एलिजिबल होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कितने सारे स्टेट PCS के चेयरमैन हैं जो कि UPSC के मेंबर या चेयरमैन फिर बने हैं, ठीक है। जैसे बहुत लोग हैं, दिनेश दासा के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो लोग बने थे। फिर मेंबर जो है वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, पर ये भी चेयरमैन बन सकते हैं, इसका या इसका किसी का भी, और मेंबर बन सकते हैं UPSC का। पैसा कहाँ से आता है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से UPSC वालों को पैसा जाता है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से SPSC वालों को पैसा जाता है। रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देंगे, ये गवर्नर को देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका रिमूवल का प्रोसीजर क्या है। तो मतलब UPSC के या स्टेट PCS के जितने भी चेयरमैन हुए या फिर मेंबर हुए, उनके रिमूवल का क्या प्रोसीजर है। तो ये रिमूव किसके द्वारा किए जा सकते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे SPSC के चेयरमैन और मेंबर को गवर्नर अपॉइंट तो कर सकता है, पर रिमूव कोई नहीं कर सकता है। रिमूव गवर्नर नहीं कर सकता है, रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। अगर मान ली किस ग्राउंड पर रिमूव किया जा सकता है, अगर ये कोई पेड एम्प्लॉयमेंट करते हैं आउटसाइड द ऑफिस, या फिर अनफिट किसी भी रीजन से अनफिट है टू कंटिन्यू इन द ऑफिस। ये कौन बताए, सर्टिफाई करेगा, ये इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी एसपीएससी फॉर मिसबिहेवियर। ठीक है, देखिए इसके बारे में क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी बैठाती है, हैज रेफर टू मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी। और अगर इंक्वायरी में भी ये एडवाइस किया जाता है कि मतलब उसको हटाया जाना चाहिए, एडवाइस स्टैंडर्ड द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड, ये बाइंडिंग होता है। वो जो भी इंक्वायरी में वो जो भी बोलेगी वो बाइंडिंग हो जाएगा और उसके बाद इस तरीके से उनको हटाया जाता है। मिसबिहेवियर को डिफाइन किया गया है कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें वो एक कंसर्न्ड पार्टी हैं या पार्टिसिपेट करने किसी भी और कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरीके से प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, यूपीएससी को मेरिट सिस्टम का वॉच डॉग कहा जाता है। असिस्ट द सिस्टम असिस्ट इन जॉइंट रिक्रूटमेंट ऑफ मोर देन 2 स्टेट्स। ठीक है, उसके अलावा यूपीएससी हर साल एक रिपोर्ट प्रेजेंट करती है प्रेसिडेंट को। ठीक है, इसमें वो बताती है कि जो भी वो रिपोर्ट प्रेजेंट करती है वो प्रेसिडेंट जो है वो रिपोर्ट करते हैं पार्लियामेंट को। ठीक है, ऑल द केसेस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अपॉइंटमेंट कमिटी एंड इंडिविजुअल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैज नो पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ यूपीएससी। ठीक है, स्टेट पीसीएस के बारे में अगर देखें तो कंसल्टेड बाय गवर्नर, इनके मतलब अगर गवर्नर को जरूरत पड़ता है कंसल्ट करने का तो गवर्नर स्टेट पीसीएस को कंसल्ट करती है। अगर जुडिशियल सर्विस के लोग हैं इनको अपॉइंट करने के लिए, किसी को भी अपॉइंट करने के लिए। और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमेटी जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ता है तो स्टैट्यूटरी बॉडी है प्लस अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, वही 6 और 62 ईयर जो भी पहले हो जाए वो उसका रिटायरमेंट एज होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में और उसके साथ हमारा पॉलिटी का मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो जाएगा। आई होप दिस वाज एन बेनिफिशियल lecture for you. I hope you enjoyed it. Thank you and have a nice day.